concepts of leverages. This is very important, very small and easiest chapter of financial management. Trust me, बच्चों इस chapter में नया कुछ भी नहीं है. You can treat this chapter as a continuation to your accounting ratios. मतलब इसमें सिर्फ 3 नए कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को पढ़ने हैं और 3 कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद आपके एग्जाम में 4 to 8 मार्क्स के लिए क्वेश्चन कैन बी आस्क. सो लेवरेज इज वेरी इजी चैप्टर फ्रॉम फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वेरी स्मॉल चैप्टर. लेट मी इंट्रोड्यूस लेवरेज. जैसे हम लोगों ने पहले भी वीडियो में देखा था और डिस्कस किया था और मैंने भी आपको बोला था कि जब भी कोई भी चैप्टर स्टार्ट हो जाए तो उस चैप्टर का मीनिंग क्या है, उस चैप्टर का यूज क्या है, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में घूमते रहने चाहिए. और एक एक करके इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करते जाओगे चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और आप लोगों को वो चैप्टर बहुत इजी लगने लगेगा. नाउ लेट मी इंट्रोड्यूस दिस चैप्टर टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स. चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं लेवरेजेस की मीनिंग से. लेवरेजेस का वर्ड टू वर्ड मीनिंग अगर कहीं पे ढूंढने जाओगे तो ढूंढते ढूंढते आप लोगों को एक मीनिंग मिलेगा. लेवरेज मींस डिग्री ऑफ रिस्क इन्वॉल्व्ड इन द बिजनेस. बिजनेस जब आप करते हो तो बिजनेस के हर एक एक्टिविटी में रिस्क होता है. बिजनेस ऑपरेशन में रिस्क होता है, फंड बोरो करने में रिस्क होता है, उसका इंटरेस्ट देने में रिस्क होता है, प्रेफरेंस डिविडेंड देने में रिस्क होता है, हर जगह पे रिस्क होता है. इसीलिए बिजनेस इज फुल ऑफ रिस्क. जितना बिजनेस बड़ा होगा, जितना प्रॉफिट बढ़ेगा, उसके साथ आपके रिस्क भी बढ़ते जाते हैं. जितना प्रॉफिट कम होगा या बिजनेस की एक्टिविटी कम हो जाएगी, रिस्क का एलिमेंट भी कम हो जाएगा. दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप इज कॉल्ड एज रिस्क एंड रिटर्न रिलेशन. नाउ इन लेवरेज चैप्टर, जैसे मैंने बोला, वी आर गोइंग टू कैलकुलेट रिस्क इन्वॉल्व इन द बिजनेस. लेकिन ये रिस्क इन्वॉल्वमेंट के बदले इसको थोड़ा सा और जनरलाइज कर लेते हैं. लेवरेज चैप्टर में एग्जैक्टली करना क्या है और इसको सिंपल और इजीएस्ट वे में कैसे हम लोग डिस्क्राइब करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर चैप्टर लेवरेज का मीनिंग कुछ ऐसे निकलता है. लेवरेज इज अ रिलेशनशिप बिटवीन एनी टू डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल. कोई भी रिलेशनशिप के लिए दो चीजें तो चाहिए, इसीलिए मैंने बोला दो चीजें ढूंढो. कौन सी? डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल. डिपेंडेंट मतलब जो किसी के ऊपर निर्भर है, और जो इंडिपेंडेंट है वो आत्मनिर्भर है. ऐसे वाले जो आपके दो वेरिएबल्स होते हैं उन्हें ढूंढना है फ्रॉम इनकम स्टेटमेंट. मैंने आपका कॉन्सेप्ट नैरो कर दिया. जब आप लोग अकाउंटिंग रेशियो कंप्यूट करते हो, रेशियो इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू नंबर्स फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट. वहां पे सारा फाइनल अकाउंट था. लेवरेज शोज रिलेशनशिप बिटवीन टू नंबर्स, दैट इज डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट नंबर, फ्रॉम ओनली एंड ओनली इनकम स्टेटमेंट. इस चैप्टर में इनकम स्टेटमेंट के अलावा कुछ भी डिस्कस नहीं करना है, उसके बाहर जाना ही नहीं है. सो दिस इज दैट स्मॉल एज कंपेयर टू अदर चैप्टर्स. नाउ जब लेवरेजेस की बात करते हो, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया, लेवरेज का मतलब मैंने बताया था आप लोगों को. लेवरेज इज नथिंग बट रिस्क इन्वॉल्व इन द बिजनेस, और बिजनेस के हर एक एक्टिविटी में रिस्क होता है. अकॉर्डिंग टू द एक्टिविटीज परफॉर्म्ड ड्यूरिंग द बिजनेस एंड व्हाइल कंडक्टिंग द बिजनेस, आप लोग ना टोटल रिस्क को इतने पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो. अकॉर्डिंग टू द बिजनेस ऑपरेशंस, अगर बिजनेस ऑपरेशंस की बात करते हो तो सबसे पहला रिस्क जो बिजनेस में इन्वॉल्व होता है, दैट वन इज कॉल्ड एज ऑपरेटिंग रिस्क. एंड ऑपरेटिंग रिस्क कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज. सर अभी ऑपरेटिंग रिस्क कौन सा? डेली बिजनेस चलाने के लिए आप लोगों के पास थोड़ा पैसा होता है, वो बिजनेस चलाने के लिए जो अवेलेबल पैसा है वो आपको बहुत ही अप्रोप्रिएट मैनर में यूज करना पड़ेगा. अगर आप लोगों ने वो अननेसेसरी यहां वहां खर्चा किया तो बिजनेस के ऑपरेशन स्टेक पे आ सकते हैं. सो बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड जो रिस्क कंप्यूट किया जाता है, उस रिस्क कंप्यूटेशन को बोला जाता है ऑपरेटिंग लेवरेज. सो इन शॉर्ट, ऑपरेटिंग लेवरेज गिव्स यू इंफॉर्मेशन अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ ऑपरेटिंग रिस्क इन द बिजनेस. बिजनेस के ऑपरेशंस का रिस्क कैलकुलेट कर, रिस्क नहीं बोलने का, रिस्क कैलकुलेट करने के लिए कौन सा लेवरेज यूज करोगे? ऑपरेटिंग लेवरेज. चलो और आगे बढ़ते हैं. यहां पे हम लोग सिर्फ बात कर रहे थे बिजनेस ऑपरेशंस की, लेकिन बिजनेस ऑपरेशन के अलावा और एक ऑपरेशन होता है बिजनेस में, दैट इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल ऑपरेशन.
आप लोगों ने पैसा जब रेज किया तो खुद के पॉकेट में से कुछ दिया रहेगा, कभी किसी से बोरो किया रहेगा, तो बोरोइंग एंड अदर स्टफ के ऊपर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। प्रेफरेंस शेयर से अगर आप लोगों ने पैसा रेज किया है तो प्रेफरेंस डिविडेंड देना पड़ेगा। तो ये सारे फाइनेंशियल बर्डन्स होते हैं। अगर ये इंटरेस्ट टाइम पे नहीं दे पाओ, प्रेफरेंस डिविडेंड टाइमली नहीं दे पाओ, तो बिजनेस में और एक रिस्क आ जाता है, एंड दैट बिजनेस का रिस्क इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल रिस्क, एंड फाइनेंशियल रिस्क can be measured with the help of your financial leverage. See, very simple. Business operation वाला leverage is called as your operating leverage. Financial activity से related जो रहेगा leverage उसे बोला जाता है financial leverage. और इन दोनों को जब merge करोगे तो आपके business का total risk can be computed, and that total risk computation can be done with the help of combined leverage. That's it इस chapter में, और कुछ भी आपको पढ़ना नहीं है. There are only three concepts. First one is operating leverage, second one is financial leverage, और तीसरा नहीं है, that is the merger of first two, operation और financial. दोनों रिस्क को ऐड करो, आपको मिल जाएगा total risk, and total risk कैलकुलेट करने के लिए जो leverage यूज होता है, that one is called as combined leverage. It is that simple. चलो हर एक leverage को gradually discuss करते हैं. कोई भी लेवरेज अगर आप लोग बच्चों कैलकुलेट करते हो तो वो लेवरेज कैलकुलेट करने के लिए मैंने बोला था इट्स अ रिलेशनशिप कैलकुलेट करने के लिए दो नंबर्स का होना जरूरी है। मतलब आपके लेवरेजेस में भी दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर। मैंने स्पेसिफाई किया लेवरेज is a relationship between any dependent variable and independent variable from income statement. तो आप लोगों के दो वेरिएबल भी रेडी है, पहला होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो फॉर्मूला कुछ ऐसा है, लेवरेज इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज, दिस इज द साइन टू एक्सप्रेस चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल divided by percentage change in independent variable. Entire chapter is based on this particular concept. इसमें नया दूसरा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। सो लेवरेज कैलकुलेट करने के लिए आपको इनकम स्टेटमेंट में जाना है और इनकम स्टेटमेंट में से दो चीजें फाइंड आउट करनी है, डिपेंडेंट क्या है, इंडिपेंडेंट क्या है। सर इसका मतलब क्या होता है? सी इफ आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल ऑफ माई फैमिली, मेरे फैमिली में आई एम द सोल अर्नर, एग्जाम्पल है मेरे फैमिली, अगर मैं सोल अर्नर हूं, अकेला ही कमाता हूं, इसका मतलब आई एम इंडिपेंडेंट पर्सन, मैं खुद कमाऊंगा खुद खर्चा करूंगा। लेकिन माय फैमिली मेंबर्स आर कॉल्ड एज डिपेंडेंट मेंबर्स, उन्हें खर्चा करने के लिए, पैसा मांगने के लिए मेरे पास आना पड़ेगा। सो दिस इज कॉल्ड एज डिपेंडेंसी, दे आर नॉट अर्निंग, दैट्स व्हाई। अगर मैं इंडिपेंडेंट हूं, वो डिपेंडेंट है, मतलब अगर मेरे इनकम पे फ्लक्चुएशन आया, अर्ज है, मैंने क्या बोला, मेरे इनकम पे फ्लक्चुएशन आया तो इसका असर किस पे होगा, डिपेंडेंट। चलो से फॉर एग्जांपल माय सैलरी इज 2000 रुपीज और मैं हमेशा 50% ऑफ सैलरी फैमिली को देता हूं, मतलब आई विल बी गिविंग देम 1000 रुपीज। इन केस अगर फ्यूचर में इफ देयर एनी फ्लक्चुएशन इन माय सैलरी अगर मेरा 2000 से 1000 हो गया, 50% रिडक्शन हो गया, will it be impact my family's income? Yes, obviously. उनको जब मैं शेयर करूंगा तभी उसका 50% शेयर करूंगा, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जितना चेंज होता है उसके अकॉर्डिंगली डिपेंडेंट को कितना चेंज बेयर करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड एज रिस्क। रिस्क मुझे नहीं है, रिस्क उनको है। सो डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट का वेरिएबल का रिलेशनशिप इज कॉल्ड एज लेवरेज, और लेवरेज कैलकुलेट करने के लिए आपको ये दो चीजें ढूंढनी पड़ेंगी इनकम स्टेटमेंट से। चलो इनकम स्टेटमेंट से बच्चों मुझे कुछ याद आया, आपने इनकम स्टेटमेंट पढ़ा था, और अगर आपको फॉर्मेट याद होगा तो इनकम स्टेटमेंट में आप लोग हमेशा स्टार्ट करते थे सबसे पहले इनकम से, और वो सबसे पहला इनकम हुआ करता था आपका नेट सेल्स। होप यू रिमेंबर। इस नेट सेल्स में से आप लोग माइनस करते थे कॉस्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। लेकिन अगर आप लोग ना इस कॉस्ट का नेचर देखोगे तो नेचर वाइज कॉस्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, जो हमेशा चेंज होती है। आपका प्रोडक्शन का क्वांटिटी चेंज हो गया तो कॉस्ट चेंज होगी। चेंज होने वाला, वेरी होने वाला, फ्लक्चुएट होने वाला कॉस्ट इज कॉल्ड एज वेरिएबल कॉस्ट,
और जो कॉस्ट कभी भी चेंज नहीं होता है, दैट कॉस्ट रिमेन्स अनचेंज, कांस्टेंट, यूनिफॉर्म, दैट पर्टिकुलर कॉस्ट इज कॉल्ड एज योर फिक्स्ड कॉस्ट। अगर मैं रेंटेड हाउस में रहता हूं तो मैं अकेला रहूं तो भी रेंट उतना ही रहेगा, 4 लोग रहेंगे तो भी रेंट उतना ही रहेगा, 2 लोग छोड़ के गए तो भी रेंट उतना ही रहेगा। तो क्वांटिटी वाइज रेंट चेंज नहीं होता है, रेंट इज द एग्जांपल ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। लेकिन मेरे खाने का खर्चा अकेले रहूंगा तो कम होगा, 4 लोग रहेंगे तो बढ़ेगा। वही फिर से 3 लोग हो जाएंगे तो वो खाने का खर्चा कम हो जाएगा। खाने का खर्चा नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स के हिसाब से फ्लक्चुएट होता है, एंड दैट फ्लक्चुएशन वाला कॉस्ट इज कॉल्ड एज वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स का क्वांटिटी बढ़ाओगे तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा, सेल्स का क्वांटिटी कम करोगे तो वेरिएबल कॉस्ट कम हो जाएगा। सो वी कैन कंक्लूड वन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, दैट इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू सेल्स। सेल्स से डायरेक्टली रिलेटेड रहता है, मतलब सेल्स का फ्लक्चुएशन एंड वेरिएबल कॉस्ट का फ्लक्चुएशन इज सेम, एक ही प्रोपोर्शन में वो लोग चेंज होंगे। लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट इज नॉट एट ऑल प्रोपोर्शनेट कॉस्ट, इट इज कॉल्ड एज पीरियड कॉस्ट, पीरियड वाइज इसे चार्ज किया जाता है। तो एज फार एज इनकम स्टेटमेंट इज कंसर्न, इस चैप्टर में अर्ज है, किस चैप्टर में, इस चैप्टर में डायरेक्टली सारी के सारे कॉस्ट एलिमेंट माइनस नहीं किए जाते, पहले प्रायोरिटी दिया जाता है वेरिएबल कॉस्ट को। जैसे ही सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करोगे तो माइनस करने के बाद आपको लगेगा ये प्रॉफिट आया, प्रॉफिट नहीं आया, अभी तक एक कॉस्ट माइनस करना बाकी है। इसीलिए ये जो पैसा बचा हुआ है इसे प्रॉफिट ना बोलते हुए इसका नाम दिया जाता है कंट्रीब्यूशन, बिकॉज दिस पार्ट ऑफ प्रॉफिट फर्दर कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड अदर एक्सपेंसेस। अर्ज है, समझने की कोशिश करो। सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट किया क्या वेरिएबल कॉस्ट किया? वेरिएबल मींस फुल्ली कॉस्ट इज रिकवर्ड कि ओनली पार्ट ऑफ कॉस्ट इज रिकवर्ड? पार्ट ऑफ कॉस्ट रिकवरी के बाद जो बचा हुआ प्रॉफिट है दैट इज नॉट फुल प्रॉफिट फॉर मी, उसमें से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करना बाकी है। तो ये आया हुआ बैलेंस, ये जो बैलेंस दिख रहा है ये आगे जाके और कंट्रीब्यूट होगा, इसीलिए इसका नाम दिया जाता है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से जब आप लोग माइनस करते हो सेकेंड आइटम ऑफ कॉस्ट, दैट इज योर फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट जैसे ही माइनस करोगे, माइनस करने के बाद आप लोगों को और एक चीज मिलेगी, एंड दिस पर्टिकुलर आइटम इज कॉल्ड एज योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसी ऑपरेटिंग प्रॉफिट को बोला जाता है योर ईबीआईटी। ये ऑपरेशंस करके मिला हुआ प्रॉफिट है। कॉस्ट you have incurred for production, cost you have incurred for distribution। हमारा जो कॉस्ट है वो अपने बिजनेस से रिलेटेड है, मींस वी आर प्योरली टॉकिंग अबाउट बिजनेस एक्टिविटीज, और बिजनेस एक्टिविटीज से रिलेटेड जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट का नाम होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट को ही एक नाम दिया जाता है, दैट वन इज कॉल्ड एज ईबीआईटी। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये जो सेल्स है, सेल्स को बोला जाता है इंडिपेंडेंट आइटम। नाउ व्हाई इट इज कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट आइटम? बिकॉज रेस्ट एलिमेंट्स आर डिपेंडेंट ऑन सेल। सेल इज नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर एलिमेंट्स। आपका ईबीआईटी हो, कंट्रीब्यूशन हो, कॉस्ट हो, ये सारे के सारे किससे रिलेटेड है? सेल से। सेल्स में कम ज्यादा हो गया तो बाकी की चीजें कम ज्यादा हो जाएगी, लेकिन बाकी की चीजें सेल्स के ऊपर डिपेंड है, वो इंडिपेंडेंट नहीं है। फिर से समझ लो, सेल्स किसी से कुछ रिश्ता नहीं रखता, उसका खुद का इंडिविजुअलिटी है, इसीलिए उसे बोला जाता है डिपेंडेंट आइटम। और ये जो बचा हुआ प्रॉफिट है इसे बोला जाता है डिपेंडेंट आइटम। सर क्या लिखा तूने, इसको डिपेंडेंट क्यों लिखा? सी, ईबीआईटी में अगर फ्लक्चुएशन हुआ तो फ्लक्चुएशन किसकी वजह से होगा? फ्लक्चुएशन इन सेल्स की वजह से। सेल्स इंक्रीज हो गया, ईबीआईटी इंक्रीज हो गया। सेल्स कम हो जाएगा, ईबीआईटी कम हो जाएगा। तो योर ईबीआईटी इज डिपेंडेंट ऑन सेल्स, दैट्स व्हाई दिस काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन इज डन। सर इनकम स्टेटमेंट में इतना ही, फिलहाल इतना ही, आगे का इनकम स्टेटमेंट आगे जानते हैं। अभी जरा ठीक से देख लो, इस इनकम स्टेटमेंट में मैं अमाउंट्स लिख देता हूं। अगर इनकम स्टेटमेंट में मैं अमाउंट लिखता हूं तो क्या होगा? से फॉर एग्जांपल आई एम रिकॉर्डिंग हियर 2 पीरियड्स का डेटा। पहला लिखा मैंने यहां पे पीरियड 1 और दूसरा लिख देता हूं मैं पीरियड 2। पीरियड 1 में अमाउंट ऑफ सेल्स इज 100, पीरियड 2 में अमाउंट ऑफ सेल्स इज 150। वेरिएबल कॉस्ट वी आर चार्जिंग एट द रेट ऑफ 60%। सर किसका 60%? सेल्स का। तो यहां पे हो जाएगा 60 और यहां पे आ जाएगा 90। माइनस करने के बाद आपका कंट्रीब्यूशन बचेगा 40 और यहां पे कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 60। फिक्स्ड कॉस्ट, से फॉर एग्जांपल इट इज 20, सो इट विल रिमेन सेम इन नेक्स्ट पीरियड आल्सो 20।
और माइनस करने के बाद बचा हुआ EBIT है आपका 20 और यहाँ पे EBIT बचेगा 40। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज आवर फॉर्मूला। यहां तक जो हम लोगों ने बात की, ये कौन सा प्रॉफिट है? ऑपरेटिंग, मींस वी आर टॉकिंग अबाउट ऑपरेशंस, एंड ऑपरेशन से रिलेटेड जो भी लेवरेज आप लोग कैलकुलेट करते हो उसे बोला जाता है ऑपरेटिंग लेवरेज। और कोई भी लेवरेज हो, लेवरेज कैलकुलेट करने के लिए आपके पास दो चीजें होनी जरूरी है। पहला होना चाहिए परसेंटेज चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल इज EBIT, और दूसरा लिख रहा हूं मैं यहां पे परसेंटेज चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज सेल्स। बस मैंने इतना लिख दिया, ठीक है। अभी ये फॉर्मूला मैंने लिखा, ये फॉर्मूला कुछ मैंने जादू करके नहीं बनाया। इट इज बेस्ड ऑन द फर्स्ट कॉन्सेप्ट, डिपेंडेंट डिवाइडेड बाय इंडिपेंडेंट। सर हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन EBIT? EBIT था कितना? 20। EBIT हुआ कितना? 40। मतलब EBIT कितने से बढ़ा? 20 से। सर कैसे कैलकुलेट कर लेते हैं आप? अरे 40 माइनस 20, 20 से बढ़ा ना, दिस इज अमाउंट ऑफ चेंज। अगर मुझे इसको परसेंटेज ऑफ चेंज में कैलकुलेट करना है तो परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करने के लिए मुझे कंपेयर करना पड़ेगा इनिशियल अमाउंट से। मतलब 20 रुपए था, उसमें 20 रुपए से बढ़ा, मतलब यू कैन से देयर इज इंक्रीज इन EBIT बाय 100%। सो मुझे मिल गया परसेंटेज चेंज इन EBIT तो मेरा 100 है। एट द सेम टाइम मैं कंप्यूट कर रहा हूं परसेंटेज चेंज इन सेल्स को। परसेंटेज चेंज इन सेल्स चलो कंप्यूट करके देखते हैं। 100 से 150 हो गया तो 50 से बढ़ा, लेकिन था कितना इनिशियली? 100 था, 50 से बढ़ा, परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो आपको अमाउंट मिल जाएगा 50%, तो ये हो गया मेरा 50। अरे कुछ समझ रहे हो क्या लिखा मैंने? अभी इनको अगर डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 2, दैट मीन्स योर ऑपरेटिंग लेवरेज इज 2। सर इसका मतलब हुआ क्या? इसका सिंपली मीनिंग ये होता है स्टूडेंट्स के जब आपके सेल्स में 1% का फ्लक्चुएशन होगा, आपका EBIT विल चेंज बाय 2%। मैंने चेंज बोला, चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। कुछ समझ में आ रहा है? श्योर? अरे हाँ या ना? तो पहले तो इनकम स्टेटमेंट ड्राफ्ट करो। इनकम स्टेटमेंट में एक स्लाइड चेंज किया। सेल्स में से इंस्टेड ऑफ डिडक्टिंग टोटल कॉस्ट, फर्स्ट वी डिडक्टेड वेरिएबल कॉस्ट, वी कंप्यूटेड कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से माइनस किया फिक्स कॉस्ट, बन गया आपका EBIT। EBIT पे ही रुका बिकॉज आई एम कैलकुलेटिंग एंड एक्सप्लेनिंग ऑपरेटिंग रिस्क। ऑपरेटिंग रिस्क कैलकुलेट करने के लिए आपके पास होना चाहिए ऑपरेटिंग लेवरेज। ऑपरेटिंग लेवरेज परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन योर सेल्स। परसेंटेज चेंज कैसे कैलकुलेट करना है ये भी एक्सप्लेन किया। लेकिन ये परसेंटेज चेंज वाला फॉर्मूला कैन ओनली एंड ओनली बी यूज्ड whenever there are two different पीरियड का डेटा। अगर मेरे पास ये दूसरे पीरियड का डेटा होता ही नहीं तो क्या मैं ऑपरेटिंग लेवरेज कैलकुलेट कर सकता था? माय आंसर इज यस। उस केस में भी मैं ऑपरेटिंग लेवरेज कैलकुलेट कर सकता था। सर कैसे ऑपरेटिंग लेवरेज कैलकुलेट कर सकता था? ऑपरेटिंग लेवरेज कैलकुलेट करने के लिए एग्जैक्टली देखो क्या है। योर ऑपरेटिंग रिस्क इज टोटली डिपेंड ऑन योर फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट कभी चेंज नहीं होता, दैट्स व्हाई दैट कॉस्ट इज आल्सो कॉल्ड एज अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। अनकंट्रोलेबल कॉस्ट का मतलब है वो कॉस्ट बिजनेस में है बट दैट इज नॉट अनअवॉइडेबल कॉस्ट। आप लोग उसे अवॉइड नहीं कर सकते। आप लोग घर में रहते हो, खाना कम खा सकते हो, खाना ज्यादा कर सकते हो, मतलब वेरिएबल कॉस्ट फ्लक्चुएशन पॉसिबल है। फिक्स कॉस्ट कंट्रोल ही नहीं होगा, रेंट जितना था उतना देना ही पड़ेगा अगर आप लोग एग्रीमेंट पीरियड में हो। वेदर यू आर यूजिंग दैट पर्टिकुलर रेंटेड प्रीमाइसेस और नॉट, यू हैव टू पे दैट पर्टिकुलर रेंट। फिक्स्ड कॉस्ट कभी भी चेंज नहीं होता, ट्राई एंड अंडरस्टैंड। यहां पे ये 40 के बदले ये फिक्स्ड कॉस्ट जो आपको दिख रहा है ना, माइनस हुआ 20। अगर ये 20 का फिक्स्ड कॉस्ट है, ये चेंज होता है, से फॉर एग्जांपल ये 40 हो गया तो आपका EBIT चेंज हो जाएगा। फिक्स्ड कॉस्ट अगर आपका 10 हो गया तो EBIT 30 हो जाएगा। मतलब आप लोग बोल सकते हो कि द लेवल ऑफ EBIT कैन बी फ्लक्चुएटेड बिकॉज ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। ज्यादा फिक्स्ड कॉस्ट हार्मफुल होता है, कम फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो चलेगा, मैनेजेबल है अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। बिजनेस ऑपरेशंस कितने हैं आपके, आपका कवरेज कितना है, उसके हिसाब से फिक्स्ड कॉस्ट आपको कंट्रोल करके रखना चाहिए। तो
एक चीज कंक्लूड कर सकते हैं हम लोग, दैट फिक्स्ड कॉस्ट इज रिस्पॉन्सिबल फैक्टर बिहाइंड बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क बढ़ता है अगर फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा रहेगा, बिजनेस रिस्क कम होता है अगर फिक्स्ड कॉस्ट आप लोग कंट्रोल कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर बिजनेस ऑपरेशंस। तो फिक्स्ड कॉस्ट इज टर्म्ड एज रिस्पॉन्सिबल फैक्टर। तो मैं और एक फॉर्मूला यहां पे लिख देता हूं, और ये फॉर्मूला याद रखने का तरीका ऐसा है, बिफोर फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय आफ्टर फिक्स्ड कॉस्ट। सर क्या लिखा बिफोर फिक्स्ड कॉस्ट? बिफोर फिक्स्ड कॉस्ट मेरे पास था कंट्रीब्यूशन, आफ्टर फिक्स्ड कॉस्ट मेरे पास आ गया EBIT, बराबर है। बिफोर डिवाइडेड बाय आफ्टर, कंट्रीब्यूशन कितना था मेरा 40 और मेरा EBIT कितना है 20। इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर यही आएगा। कुछ समझ रहे हो? जादू है मेरा ही जादू, कुछ समझने की कोशिश करो। फर्स्ट फॉर्मूला इज परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स कैन ओनली बी यूज्ड व्हेन डेटा फॉर टू डिफरेंट पीरियड इज गिवन। बट एक ही पीरियड का डेटा है तो भी आप लोग ऑपरेटिंग लेवरेज कैलकुलेट कर सकते हो। फॉर्मूले के लिए याद रखो फिक्स्ड कॉस्ट के पहले का आइटम डिवाइडेड बाय फिक्स्ड कॉस्ट के बाद में का आइटम, इतना कर लो आपका आंसर वही आएगा। दिस इज व्हाट अबाउट द ऑपरेटिंग लेवरेज। ऑपरेटिंग लेवरेज के बाद और एक लेवरेज आपके सिलेबस में है, दैट वन इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल लेवरेज। लेट्स डिस्कस दैट आल्सो। आपका इनकम स्टेटमेंट जो था, वो इनकम स्टेटमेंट हम लोगों ने एंड किया था EBIT तक। EBIT में से आप लोग माइनस करते हो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट माइनस होने के बाद बचेगा आपका EBT, फिर माइनस करते हो टैक्स, फिर आता है EAT, और EAT को जब डिवाइड करते हो आप लोग, चलो पहले तो EAT में से आप लोग माइनस करते हो प्रेफरेंस डिविडेंड। वंस प्रेफरेंस डिविडेंड इज डिडक्टेड फ्रॉम इट, यू गेट अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। अर्निंग्स को जब डिवाइड करते हो नंबर ऑफ शेयर्स से, तभी आप लोगों को मिलता है EPS, याद आएगा। EAT माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू EPS। चलो ये हम लोग डिस्कस करते हैं। दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ योर इनकम स्टेटमेंट। पहला पार्ट भूल जाओ, बिजनेस ऑपरेशंस हो गए। सर तुझे कैसे पता बिजनेस ऑपरेशन हो गए? क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया, अभी जो बचा हुआ है वो पूरा फाइनेंशियल डेटा है। इंटरेस्ट इज फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर, टैक्स तो देना ही पड़ेगा, मैंडेटरी एक्सपेंडिचर। प्रेफरेंस डिविडेंड इज योर फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर। तो फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर से रिलेटेड जो रिस्क होता है वो कैलकुलेट करने के लिए आप लोग जो लेवरेज यूज करते हो, दैट लेवरेज इज कॉल्ड एज योर फाइनेंशियल लेवरेज। अभी फाइनेंशियल लेवरेज कैलकुलेट करने के लिए भी दो चीजें चाहिए। पहला चाहिए परसेंटेज चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। चलो अपना स्टार्टिंग पॉइंट जो है EBIT है, जो स्टार्ट होता है वो बन गया आपका इंडिपेंडेंट। सर वो तो सेल्स पे डिपेंड हो गया, वो रात गई बात गई, वो पहले वाला कैलकुलेशन था। दिस इज सेपरेट पार्ट ऑफ इनकम स्टेटमेंट। यहाँ पे वी आर स्टार्टिंग विद EBIT, सो EBIT इज नाउ नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीथिंग, सो इट इज इंडिपेंडेंट। सर बचा हुआ सब कुछ, ये EBT, ये EAT, ये EPS, ये सब कुछ जो है इन्हें बोला जाएगा डिपेंडेंट डिपेंडेंट डिपेंडेंट। EBIT फ्लक्चुएट होगा तो EBT चेंज होगा, EBIT फ्लक्चुएट होगा तो EAT चेंज होगा, EBIT फ्लक्चुएट होगा तो अर्निंग चेंज होगा, अल्टीमेटली EPS चेंज होगा। रेस्ट ऑल आइटम्स आर डिपेंडेंट आइटम्स एंड दे आर डिपेंडेंट ऑन EBIT। दैट्स व्हाई फाइनेंशियल लेवरेज का कैलकुलेशन करने का फॉर्मूला इज परसेंटेज चेंज इन EPS इफ अवेलेबल। अगर EPS अवेलेबल नहीं है तो EAT, सर वो भी अवेलेबल नहीं रहेगा तो EBT, सर वो भी अवेलेबल नहीं रहेगा तो फाड़ डाल, नेक्स्ट अटेम्प्ट दे दे, कुछ ना कुछ तो देने वाले हैं एग्जाम में, ऐसा कैसा नहीं रहेगा, कुछ तो एक रहेगा। EPS रहेगा, EAT रहेगा या EBT रहेगा, तीनों में से एक लिखना। सर डिनोमिनेटर में क्या लिखूं? भाई डिनोमिनेटर में इंडिपेंडेंट आइटम लिखना, परसेंटेज चेंज इन EBIT। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू कंप्यूट योर फाइनेंशियल लेवरेज। इफ यू ऑब्जर्व दिस इनकम स्टेटमेंट, मैंने बोला कि इंटरेस्ट, प्रेफरेंस डिविडेंड, इन सारी चीजों के वजह से आपका फाइनेंशियल बर्डन बढ़ता है। तो यू कैन से रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स फॉर फाइनेंशियल लेवरेज आर टू। फर्स्ट वन इज इंटरेस्ट, सेकेंड वन इज प्रेफरेंस डिविडेंड। फिलहाल मैं प्रेफरेंस डिविडेंड की बात नहीं कर रहा हूं।
I will explain preference dividend वाला stuff whenever we are going to solve with the question. पहले चीजें easily समझ लेते हैं. So अभी के लिए आपको सिर्फ याद रखना है फाइनेंशियल आइटम इज ओनली इंटरेस्ट. और अगर आप लोगों को थोड़ी देर पहले का मेरा एक्सप्लेनेशन पता रहेगा तो मैंने बोला था कि आपको अगर फाइनेंशियल लेवरेज कैलकुलेट करना है तो फाइनेंशियल लेवरेज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, सर तूने तो पढ़ाया ना अभी, बट ये परसेंटेज चेंज जो दिख रहा है ना यहाँ पे आप लोगों को, this can be used only when two different periods का data is available with us. Sir, what if only one period is given in the question? अगर एक ही पीरियड दिया हुआ है क्वेश्चन में तो भी यू कैन कैलकुलेट फाइनेंशियल लेवरेज. आपको सिर्फ रिस्पॉन्सिबल फैक्टर याद रखना है. जैसे देखो ऑपरेटिंग में हमने बोला था फिक्स्ड कॉस्ट इज द रिस्पॉन्सिबल फैक्टर, वैसे ही फाइनेंशियल लेवरेज का रिस्पॉन्सिबल फैक्टर जो है वो है इंटरेस्ट. और आपको वही फंडा याद करना है, दैट वन इज बिफोर इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय आफ्टर इंटरेस्ट. सर बिफोर डिवाइडेड बाय आफ्टर मतलब बिफोर इंटरेस्ट क्या है? बिफोर इंटरेस्ट है ईबीआईटी. आफ्टर इंटरेस्ट क्या है? आफ्टर इंटरेस्ट है ईबीटी. This is how we are going to calculate financial leverage whenever single period data is given. Once again, financial leverage can be computed with the help of basic formula of percentage change in either EPS, EBT or EAT divided by percentage change in EBIT, but this formula can only be used when two different datas are available. But अगर सिंगल पीरियड दिया है तो उसके लिए आपको याद रखना है इंटरेस्ट. मतलब ऐसा होना चाहिए, अरे बोला सर ने बोला कि फाइनेंशियल लेवरेज इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है. अगर सर ने बोला कि ऑपरेटिंग लेवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट है, तो बिफोर डिवाइड बाय आफ्टर करो. कभी लाइफ में फॉर्मूला आप लोग भूल नहीं सकते. दिस इज हाउ फाइनेंशियल लेवरेज वर्क्स. लेकिन ये फाइनेंशियल लेवरेज आपको रिस्क बताएगा जो बिजनेस के फाइनेंस से रिलेटेड होगी. Now last part of the chapter is again important, that is your combined leverage. सर तूने तो बोला था ये कुछ सेपरेट नहीं है. हाँ सेपरेट है ही नहीं. Now you only tell me. Combined leverage में we are talking about operating risk of the business, financial risk of the business, कि दोनों risk of the business. Obviously दोनों risk क्योंकि इसको combine किया. तो हम लोग फिक्स कॉस्ट की भी बात कर रहे हैं, इंटरेस्ट की भी बात कर रहे हैं. तो यहाँ पे आप लोगों का डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट जो है ना वो थोड़ा चेंज हो जाएगा. पूरे इनकम स्टेटमेंट की बात करोगे तो रिमेनिंग ऑल इनकम स्टेटमेंट एलिमेंट्स आर ओनली डिपेंडेंट ऑन सेल्स. इसीलिए यहाँ पे आपका आ सकता है परसेंटेज चेंज इन ईपीएस, परसेंटेज चेंज इन ईएटी, percentage change in EBT divided by percentage change in sales. कुछ जान रहे हो, कुछ समझ रहे हो ये क्या आया, कैसे आया? से ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये फॉर्मूला नया फॉर्मूला नहीं है. आपका ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला था परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स. आपके फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला था परसेंटेज चेंज इन ईपीएस, ईबीआईटी, सॉरी ईबीटी एक्सेट्रा डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी. यही आपने फॉर्मूलेस पढ़े थे थोड़ी देर पहले. इसी फॉर्मूला को ठीक से जरा देख लो. परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, परसेंटेज इन चेंज इन ईबीआईटी अगर कैंसिल करोगे तो कैंसिल करने के बाद आपका न्यूमरेटर बचा ये और डिनोमिनेटर में गया ये. दिस इज द मर्जर, दिस इज कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन. अगर यही लॉजिक से आप लोग दूसरा भी फॉर्मूला यूज करो. सर दूसरा क्यों करने का, एक बस ना. ये कब यूज हो सकता है? जब दो पीरियड का डेटा रहेगा. अगर और एक डेटा है और वो सिंगल पीरियड का है और आपको कैलकुलेट करना है कंबाइंड लेवरेज, तो वो कैलकुलेट करने के लिए आप लोगों को फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. बिफोर इंटरेस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट इज कॉन्ट्रीब्यूशन एंड आफ्टर इंटरेस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट अगर करोगे तो आपका डिनोमिनेटर आ जाएगा नेक्स्ट आइटम, दैट इज ईबीटी. समझ लो फिर से हाउ दिस फॉर्मूला इज डिराइव्ड. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ऑपरेटिंग लेवरेज का फर्स्ट फॉर्मूला, दैट इज सिंगल डेटा वाला, कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी. अगर फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला याद करोगे इंटरेस्ट के पहले का ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी.
और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, आप लोगों को नया फॉर्मूला मिल जाएगा, EBIT कैंसिल होके कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBT. वी कैन कंक्लूड वन मोर थिंग एंड दैट इज CL, sir, current liability, na, combined leverage can be calculated with the help of one more formula. Sir, kaise, sir? OL multiply by FL. What is OL and FL? Operating leverage and financial leverage. That's it. इसके अलावा introduction of leverages में कुछ भी नहीं है. Hope you have understood all the concepts. Thank you very much.